नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं D2 एनआईएस एक्सप्लेनर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एनआईएस डीएलएड कोर्स नंबर 502 का ब्लॉक नंबर फर्स्ट। चलिए देखिए, जो ये एक्सप्लेनर सीरीज़ है ये बेसिकली पार्ट है D+B एनआईएस फ्री पैकेज का। इसके टोटल 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने आपको ये जो बुक है इसकी PDF प्रोवाइड की थी, जिसके अंदर है D+B एनआईएस समरी या कहूँ तो नोट्स हैं। उसके बाद में आपने इसको काफ़ी सराहा। उसके बाद में आपका डिमांड आया कि सर इसके लिए हमें प्रैक्टिस भी चाहिए, तो आपके लिए प्रैक्टिस शीट हमने बनाई ऑफिशियल एनआईएस बुक से ब्लॉक वाइज। उसमें 500 से 800 हर PDF के अंदर, हर प्रैक्टिस शीट के अंदर, हर ब्लॉक से क्वेश्चंस थे। उसके बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एनआईएस की बुक कभी पढ़ी ही नहीं थी, तो उनको ये नोट्स पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि सर कुछ एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस बना दीजिए जिससे हमें बेहतर समझ आए। तो आप सभी के लिए एक्सप्लेनर वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको अभी तक ये PDF ना मिली हो, प्रैक्टिस शीट ना मिली हो, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। आपको अपना नाम और अपनी रिक्वायरमेंट लिख कर भेजनी है। इसके साथ ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर हम PDF से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। D+B एनआईएस समरी बुक आपको लिखनी है, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में GT नगर वगैरह पे ये बुक स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो ये यूनिट है 502 ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट, इसके अंदर 502 कोर्स की फर्स्ट ब्लॉक के अंदर 4 यूनिट है ना। तो इस 4 यूनिट में पहली बात तो हम लर्निंग टीचिंग की थ्योरी के पे बात करेंगे पहले। उसके अंदर सेकंड में जो अप्रोचेज होती हैं उन पे बात करेंगे। थर्ड में मेथड्स पे बात करेंगे। उसके बाद में फिर जो आपकी मेथड्स और अप्रोच हैं वो लर्निंग सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट के अंदर बेसिकली इन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। कंसेप्ट क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग क्या है, फिर बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे 7 अलग अलग तरह से सीखते हैं, उनको सब कुछ बताया गया है। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ टीचिंग क्या होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, ये जो भी सारी चीज़ें होता है इनको लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये 502 कोर्स का नाम है भाई पेडागोजिक प्रोसेस इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका जो पहला आपका है कि लर्निंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग अर्ली स्कूलिंग, ठीक है, इस यूनिट का नाम है। इसमें हम बात करने वाले हैं लर्निंग प्रोसेस के बारे में। तो पहली बात तो लर्निंग होती क्या है। तो देखिए 2 तरह की चेंजेस आते हैं, मैं कहूँगा। एक तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं आपके अंदर चेंजेस, एक होते हैं जो परमानेंट चेंजेस होते हैं। लर्निंग उससे अलग है ना, तो ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती, ना ये बिल्कुल परमानेंट होती, ये रिलेटिवली परमानेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपकी हाइट बढ़ गई है ना, तो वो आपके लिए फिजिकल चेंज की बात बता रहा हूँ। ये फिजिकल चेंज हो गया आपके अंदर, तो आपकी हाइट वापस कम नहीं होगी, ये परमानेंट चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे बिहेवियर में कुछ इस तरह का चेंज आ जाए जो बिल्कुल परमानेंट है, तो वो लर्निंग नहीं कहलाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपने ड्रग्स किए, उसकी वजह से आपकी बॉडी में या आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आए हैं, तो वो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे ही नशा उतरेगा आप नॉर्मल हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे, तो वो भी आपकी लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग होती है रिलेटिवली परमानेंट चेंज। रिलेटिवली परमानेंट चेंज कैसे, कि मान लो आज आपने कार चलाना सीखा, ठीक है, अब आपने कार चलानी छोड़ दी, 50 साल तक आपने छोड़ दी, तो आप कुछ हद तक चीज़ें भूल जाएंगे, तो आप वो भूल सकते हैं, ठीक है। आपकी जो लर्निंग होगी वो फेड हो सकती है, तो वो होता है। लेकिन दोबारा से शुरुआत करेंगे तो आप ईजीली सीख जाएंगे उस चीज़ को। तो ये होता है आपका रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ठीक है। तो लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ बीइंग मॉडिफाइड, मॉडिफाई कर सकते हैं, मोर और लेस परमानेंट होती है ये हमारी, ठीक है। ये किसके द्वारा हो सकती है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीज़ को होती है लर्निंग प्रोसेस होती है। वो या तो ओरिजिनेट करती है, ठीक है, या चेंज करती है हमारे बिहेवियर को, ठीक है। या तो हमारा कोई बिहेवियर नया बनेगा या उसमें चेंज आएगा, ये हमारी लर्निंग होती है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर वेरियस हैबिट्स। हमारे अंदर हैबिट्स आ सकती हैं, नॉलेज आ सकती है, एटीट्यूड आ सकता है, ये सारा लर्निंग के कारण आता है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है लर्निंग के, बेसिकली देखा जाए तो देखो लर्निंग प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहली बात तो कंटिन्यूस है, सारी उम्र हम सीखते ही रहते हैं, कोई नई चीज़ सीखते ही रहेंगे। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहता है हमारा। किस लर्निंग का एक गोल होता है कि हाँ हम ये चीज़ सीख लेंगे। लर्निंग इंटेंशनल होती है, ठीक है।
हमें पता होता है लर्निंग हो रही है, एक्टिव प्रोसेस होता है लर्निंग, हम जितना एक्टिव रहेंगे उतना बेहतर सीखेंगे। इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी कि हो सकता है एक चीज़ के अंदर आपकी लर्निंग हो रही हो, दूसरी की ना हो रही हो, और ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है। और लर्निंग ट्रांसफरेबल भी है, जो चीज़ आपने सीखी उसको आप आगे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट पे चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है? मैचुरेशन, लर्निंग एंड मैचुरेशन। देखिए ध्यान से समझना, पियाजे है, पियाजे की थ्योरी लर्निंग थ्योरी नहीं मानी जाती, वो डेवलपमेंटल थ्योरी मानी जाती है, क्योंकि पियाजे ने ये नहीं कहा कि बच्चा 2 से 7 साल में ये सीख जाएगा, नहीं। पियाजे ने कहा है कि बच्चा 2 से 7 साल में ये सीखने लायक बन जाएगा। आए समझ में? यानी कि वो मैच्योर इतना हो जाएगा कि वो चीज़ें सीख सकता है, ठीक है, कि उसके अंदर ये स्किल आ जाएगी जिससे वो चीज़ें सीख सकता है। तो वो आपका, तो इसीलिए जो हमारी लर्निंग है वो मैच्योरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। फिर रेडीनेस टू लर्न, कि हम कितना रेडी हैं लर्न होने के लिए। फिर लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, और लर्निंग और मोटिवेशन, हम मोटिवेटेड कितने हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, इन चीज़ों के ऊपर भी लर्निंग डिपेंड करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चे कैसे सीखते हैं। बंडूरा से पहले है इमिटेशन। इमिटेशन से बच्चे सीखते हैं। इमिटेशन क्या होता है? देख के नकल करना, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे सीखते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब इमिटेशन करते क्यों हैं? या तो उनको फ़ायदा मिल रहा है, यानी कि मान लो किसी ने कुछ इमिटेट किया, आप कोई गाना गा रहे हो, आपकी प्रेज़ कर दी किसी ने, है ना, आपकी वो कर दी कि आप तो बड़ा अच्छा गाना गाते हो, आपने किसी को इमिटेट करके गाना गाया, है ना, एक चीज़ हो सकता है। या छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अगर मान लो कोई वर्ड बोलना सीखता है और उससे उसका वो काम हो जा रहा है, जैसे अगर वो मान लो बोल रहा है पानी, है ना, पानी से उसकी मम्मी ला के पानी दे रही है उसको, या खाना बोल रहा है, खाना दे रही है उसको, तो अब वो उस चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करेगा क्योंकि उससे उसका काम हो रहा है। तीसरा आप होता है जब आप किसी ब्रांड वगैरह को फॉलो करके या उस तरह से आप कोई ब्रांडेड चीज़ किसी को कॉपी करने लग जाते हो, तो वो भी आपका इमिटेशन है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है इमिटेशन में। अब अगर इमिटेशन की बात करें तो इसके अंदर कई इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं आप पे। एक तो मान लो इस तरह का होता है कि जब आपने कोई भी इमिटेशन किया तो आपके बिहेवियर में ही बदलाव आ जाएगा। दूसरा, कई बार ऐसा होगा कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कुछ, ठीक है, या तो आपको उसके लिए प्रेज़ किया जाएगा तो आप उसको रखोगे, अगर आपको उसके लिए पनिश किया जाएगा तो आप उसको छोड़ दोगे। तीसरी एक चीज़ आती है जिसको इलिसिटिंग इफेक्ट बोला जाता है। इलिसिटिंग इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि कई बार आपको यही नहीं पता होता कि हम क्यों कर रहे हैं ये, या इमिटेशन क्यों कर रहे हैं। कि जनरली जैसे एक गोल आपका स्टेडियम होता है, उसमें यहाँ से तालियां बजनी शुरू हुई, ठीक है, या फिर आप एक क्राउड में होते हैं, तालियां बजाने लग जाते हैं लोग, आप भी साथ में तालियां बजाने लग जाते हैं क्योंकि पूरे सभी वो करने लग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है, ये इमिटेशन है। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ऑब्जर्वेशन के लिए एल्बर्ट बंडूरा ने एक थ्योरी दी थी, इसके बारे में बात करेंगे। अब इनकी थ्योरी को अलग अलग नाम दिए गए थे, कोई इनको विकेरियस लर्निंग, सोशल लर्निंग या सोशल मॉडलिंग, ठीक है। इनकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को अलग अलग 3-4 नाम थे, तो वो उनमें से एक है, तो वो एक ही है मतलब, ठीक है। आपके सामने विकेरियस आ जाए, ऑब्जर्वेशन लर्निंग आ जाए, या सोशल मॉडलिंग आ जाए, ये सारी चीज़ें एक है। तो इसके अंदर इन्होंने कहा था 4 अलग अलग प्रोसेस होती हैं अल्बर्ट बंडूरा के हिसाब से कि ये ऑब्जर्वेशन से बच्चे कैसे सीखते हैं। सबसे पहले तो वो अटेंशन देते हैं प्रोसेस पे, ठीक है, उस चीज़ को देखेंगे कि जिस चीज़ को उनको सीखना है, अटेंशन प्रोसेस होगा सबसे पहले उनके लिए, ठीक है। फिर जब आपने अटेंशन कर दिया तो आपके दिमाग में आप उसको रखोगे, उसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोसेस बेसिकली। कि ठीक है, मान लो आप किसी से भी कोई चीज़ सीखना चाह रहे हो कि मान लो बॉलिंग आप सीख रहे हो, है ना, या फिर आप मान लो कुकिंग सीख रहे हो, या आप कोई भी एक स्किल ऐसी है, जैसे मान लो डांस सीख रहे हो, तो पहले तो उस बंदे के डांस को देखोगे, फिर उसके डांस को दिमाग में रखोगे कि अच्छा वो ये उसके बाद ये कर रहा था। इस तरह से बॉलिंग एक्शन सीख रहे हो आप किसी का, तो पहले उसके बॉलिंग एक्शन को देखोगे, अटेंशन दोगे वहाँ पे, फिर उसकी तरह करने के लिए रिटेन करोगे उसको अपने दिमाग में। फिर आप मोटर रिप्रोडक्शन करोगे प्रोसेस का कि भाई अच्छा अब मैंने ये चीज़ मेरे दिमाग में है, अब आप ट्राई करके देखोगे कि ये मेरे से होता है या नहीं होता है, ठीक है। पहले विजुअली रिहर्स करोगे आप उस चीज़ को जब आपका होता है, उसके बाद में आप एक्चुअल में ट्राई करोगे कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। फिर आपका आ जाता है मोटिवेशनल प्रोसेस कि अगर आपको सराहाया जाएगा या आप अच्छा करेंगे तो आप उस चीज़ को आगे करते रहेंगे, वो सारी चीज़ें आप करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है, मोटिवेशनल प्रोसेस में होती है, ठीक है, क्लियर है। फिर आप क्या आ जाती है आगे, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी।
ये जो थ्योरी है ये 1913 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो एरियल थॉर्नडाइक, इन्होंने अलग अलग जानवर मेनली कैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, उनसे इन्होंने निकाले 3 लॉज, जो 3 लॉज हमारे काम के हैं। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। पहले थोड़ा सा इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक पिंजरा था, एक पिंजरे के अंदर बिल्ली को छोड़ दिया, वो भूखी हुई, उसके सामने उन्होंने मछली लटका दी। ठीक है, मछली लटका दी। अब उसको मछली इसलिए लटकाई क्योंकि मछली की स्मेल ज़्यादा होती है ना। मछली लटका दी, उसके बाद में उसको यहीं पे पिंजरे के अंदर ही एक बटन था जिससे उसका गेट खुलता था। उसने हाथ पैर मारे, छटपटाई, वो गलती से उसका यहाँ पे बटन पे पैर दब गया होगा, उसके बाद में वो बाहर आ गई। उसके बाद में इसने कहा कि अच्छा ये चीज़ करने से होता है। उसके बाद में उसने अपने घूम घूम के, मान लो पहले इधर उसको पता चला कि नहीं इस साइड मारने से नहीं होता, फिर उसने एरिया करके लास्ट में वो ऐसी हो गई कि वो केवल बटन के ऊपर करती और बाहर आ जाती। ठीक है, ये चीज़ उसने सीख ली रिपीटेडली। ठीक है, ये चीज़ करके हमेशा मैं जब भी थॉर्नडाइक की एरर ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ाता हूँ तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे पुराने टाइम पे एंटीना होते थे, एंटीना को सेट करना पड़ता था। तो घर में एक बंदा होता था जो फटाफट से उसी जगह सेट कराएगा, बाकी लोग घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता था कहाँ से क्या करने से पकड़ा जाता है ना, क्योंकि उसने उतना ज़्यादा ट्रायल एंड एरर करके देख लिया होता है कि अच्छा यहाँ से नहीं पकड़ा जा रहा, यहाँ से चैनल नहीं आ रहा, यहाँ से नहीं आ रहा, लेकिन इस एंगल पे अगर एंटीना को लगाएंगे तो एंगल पकड़ रहा है सही। तो वो वाली चीज़ थी। ठीक है, तो अब इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे जो आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर, तो अब उन्होंने 3 लॉज निकाले उसके अंदर। पहला लॉ था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि रिपीटेशन तो हम करेंगे, लेकिन रिपीटेशन से उनके 2 लॉ निकले। एक तो लॉ ऑफ डिसयूज था, एक लॉ ऑफ यूज़ था। लॉ ऑफ यूज़ क्या कि हम उन चीज़ों को अपने बिहेवियर में रख लेते हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो रहा हो, जो यूज़ के होते हैं, और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमारे यूज़ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिन चीज़ों को हम बार बार करेंगे, मान लो जैसे एक चीज़ है कि आपने एक चीज़ बार बार प्रैक्टिस करी, और जिन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज़ का यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, तो वही जो आपका बिहेवियर है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। आया समझ में? दूसरा, आपका जिन चीज़ों को छोड़ रहे हो, आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, तो वो हो सकता है एक टाइम पे आप उस चीज़ में अच्छे हो, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज में होता है कि जिस चीज़ का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमारा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होता है, और जिस चीज़ का हम कम यूज़ करते हैं वो हमारा वीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर लॉ ऑफ इफेक्ट है कि अगर आपका बिहेवियर से, जो अभी मैं बता रहा था पिछले उसके अंदर भी, कि अगर मान लो आपका लॉ ऑफ इफेक्ट है कि अगर आप उस चीज़ से, उस काम को करने से सेटिस्फाई हो रहे हो, ठीक है, तो आप वो चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ आप सीखते हैं। इसका मतलब कि मान लो अगर ऐसा होता कि वो बिल्ली बांध रखी है, या बिल्ली पिंजरे में है और सामने मछली नहीं होती जिसको वो खाएगी, तो वो उसको कुछ मिलता ही नहीं। ठीक है, बेशक वो खोल के चली जाती बाहर, तो उसको जब कुछ मिलता ही नहीं तो उसका इफेक्ट कुछ होता ही नहीं, उसको कभी आता ही नहीं गेट खोलना। आया समझ में? गेट खोलने की वजह से उसको कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, इस वजह से उसने वो चीज़ सीखी। ठीक है, इसका एक दूसरा पार्ट भी था जिसको पनिशमेंट की वो चीज़ में किया था। मान लो कोई ऐसी चीज़ कोई सीख ले जिसको बाद में हटाया गया है यहाँ से, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर आप पनिशमेंट दोगे उसको, है ना, तो वो बंदा वो काम नहीं करेगा कि अच्छा नहीं, इससे तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है आपका भाई? लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर आपका आता है कि जब बच्चा रेडी रहेगा, रेडी क्यों हुई वो सीखने के लिए? क्योंकि वो भूखा था, मोटिवेशन उसको मिला। आया समझ में? अगर वो भूखी होती ही नहीं तो वो हाथ पैर क्यों मारती है ना, तो उसको मोटिवेशन उसकी भूख की वजह से मिला, तो वो रेडी उसलिए हुई। तो जो जितना ज़्यादा रेडी रहेगा वो उतना ज़्यादा सीख पाएगा। आया समझ में? अब देखो इसके अंदर एक चीज़ आती है कि ये जो आपका है ये SR सिद्धांत है। स्टिमुलस पहले दिया गया है, उसके बाद बच्चे उसका रिस्पॉन्स आया। स्टिमुलस क्या दिया गया कि उसके सामने मछली लटकाई गई, और उसके रिस्पॉन्स में अब उसने छटपटाए और उसका एक तरह से वो सीखी है चीज़ें। ठीक है, इसका उल्टा एक सिद्धांत होता है RS सिद्धांत, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत होता है, जिसके अंदर पहले बंदे को रिस्पॉन्स देने के लिए कोशिश की, वो ओपन किया जाता है कि कर ले तू, तेरे को जो करना है। उसके बाद में स्टिमुलस दिया जाता है, या तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है या प्रेज दी जाती है,
या फिर उसको पनिशमेंट दी जाती है, जिससे अगर पनिशमेंट देंगे तो वो उसके बिहेवियर से वो उसके रिस्पॉन्सेज कम हो जाते हैं, और ये टोटली डिपेंड होता है पनिशमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम पे। तो ये आरएस सिद्धांत होता है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये बच्चे और किस तरह से सीख सकते हैं, कोई चीज़ करके सीख सकते हैं, पार्टिसिपेशन से सीख सकते हैं, तो ये तो नॉर्मल है। फिर आता है लर्निंग थ्रू डिस्कवरी और इंक्वायरी मेथड। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ब्रूनर ने दी थी, ठीक है। और ये दोनों एक ही है, अगर आपको कोई कहे इंक्वायरी मेथड या लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, ये एक बार पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि लर्निंग थ्रू डिस्कवरी या डिस्कवरी मेथड का क्या नाम है दूसरा, तो वो है इंक्वायरी मेथड, ठीक है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, किसने दिया था, ब्रूनर ने दिया था 1960 के आसपास, तो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका इन दोनों का जो ये हैं ये दोनों सेम है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है। जब आप डिस्कवरी करोगे तो भैया आपको एक्टिविटी तो कुछ करनी पड़ेगी, है ना, तो इस वजह से प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है। प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिक होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डिस्कवरी करते हो, इंक्वायरी करते हो, तो इंक्वायरी भी करते हो तो आपका क्या होता है, कोई चीज़ ढूंढते हो, कोई चीज़ खोजने की कोशिश करते हो, तो एक लॉजिक के हिसाब से करते हो, अच्छा ये चीज़ नहीं मिली अब ये करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम नोन टू अननोन, पहले नोन चीज़ें जो होती हैं उससे आप इंक्वायरी कर करके अननोन तक पहुंचते हो, ठीक है। पर्पसफुल एक्सपीरियंस होते हैं आपके, ऐसा नहीं होता कुछ भी पूछने लग जाओ, किसी एक पर्पस की वजह से पूछ रहे होते हो। फिर प्रिंसिपल ऑफ सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव, अगर एक जगह से एक चीज़ आपको आंसर नहीं मिला तो आप अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हो, तो ये हैं। तो ये बेसिकली आपके प्रिंसिपल्स हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल है। उसी तरह से लॉज जो थोंडाइक वाली में थे वो इंपॉर्टेंट है, तो वो लॉज भी पूछ लिए जाते हैं। तीनों लॉज आप आराम से याद रखना। फिर एक आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, आप किसी भी बेसिकली आपके इसके 6 स्टेप होते हैं, इन 6 स्टेपों को आप आराम से ध्यान से समझो, और ये स्टेप्स पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्टेप पहले होगा कौन सा बाद में होगा, उसको सीरीज में लगाओ, ये सारी चीज़ें। तो एक एग्जांपल से मैं आज आपको बता देता हूँ, सारी उम्र आपको याद रहेगा। मान लो आपके सामने एक प्रॉब्लम आई कि एक सर्किट बनाया हुआ है आपने, है ना, जिसमें बल्ब है, जिसमें सेल है, जिसमें वायरिंग है और स्विच है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में आपने ऑन किया स्विच और आपका बल्ब नहीं चला, तो आपके सामने प्रॉब्लम आ गई है। तो पहली बात तो आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को और डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को कि हाँ भाई ये बल्ब नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब एनालाइज करेंगे कि भैया क्या 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 चीज़ हो रही है, क्यों होता है ये, या उसके मेन आपका, फिर आपका करेंगे कि आपका कंसेप्ट उसके देखेंगे, कंसेप्ट कौन कौन से हैं, देखो कि बल्ब आखिर चलता कैसे है ना, कि अच्छा सेल ठीक होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, स्विच ऑन होना चाहिए, ये सारी चीज़ों से हमारा हो जाता है। समझ में आया। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, फिर आपने एनालिसिस किया प्रॉब्लम का कि हाँ एक्चुअल में बल्ब नहीं चल रहा है, और आपने सब कुछ ठीक कर रखा है, आपने सारी चीज़ें लगा रखी हैं, आपका सेल वगैरह भी सब जगह लगा हुआ है, और आपकी ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने कंसेप्ट निकाला उसका, ऐसा थोड़ी है कि जिसको करना ही नहीं आता वो कर देगा इसको ठीक, तो आपको कंसेप्ट भी पता होने चाहिए। तो आप डिफरेंट कंसेप्ट के अंदर रिलेशनशिप बनाते हैं कि हो सकता है आपका सेल ख़राब हो, ठीक है। फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस में पॉसिबल सॉल्यूशन कह सकते हैं आप इसको, कि पॉसिबल सॉल्यूशन आप अपने दिमाग में बना लेते हैं कि अच्छा ये जो चीज़ है इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। पहले तो आपने कंसेप्ट होता है कि किन किन वजहों से आपका बल्ब चलता है, ये हो गया। उसके बाद में आपने हाइपोथेसिस बनाए कि अब इनमें से क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें दिक्कत हो सकता है आपका सेल डाउन हो गया हो सकता है आपका स्विच खराब हो। तो पहले आप एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, तो पहले हाइपोथेसिस को चेक करेंगे कि अगर आपका सेल डाउन है दूसरा सेल डाल के देखेंगे कि अच्छा आपका सही है या नहीं है। अगर वो हो गया तो ठीक है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अगर नहीं हुआ तो फिर आप दोबारा हाइपोथेसिस पे जाएंगे, ठीक है, दोबारा करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि अच्छा नहीं सेल तो ठीक था, ये शायद मेरे बटन में खराबी है, तो आप आएंगे। जब तक इस चीज़ को रिपीट करेंगे जब तक आपको ना मिल जाए, ठीक है। और फिर आपका वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट हो जाता है। आप चेक करेंगे, मान लो आपका यही हो कि आपका सेल ही ख़राब था, तो आप क्या करेंगे, किसी दूसरे में सेल भी डाल के देख सकते हैं कि अच्छा वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो आपका वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने से पहले समझ लो दोबारा से, आइडेंटिफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए, उसके बेस पे ही आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस यानी कि पॉसिबल सॉल्यूशंस को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, और उसके बाद में वेरीफाई करेंगे रिजल्ट्स को,
अब अगला आता है लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग। मीनिंग मेकिंग के अंदर क्या है कि देखो, हर चीज़ को आपने अलग तरह से परसीव किया होता है और आपके अपने एक्सपीरियंस से आप उसका मीनिंग बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक चीज़ होती है, एक एग्जांपल बड़ा चलता है कि भाई जब बारिश हो रही होती है, ठीक है, आपकी एकदम बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो या नॉर्मल जो बारिश हो रही होती है, बेमौसम की बारिश होती है, तो उस टाइम पे जो शहरों वाले लोग होते हैं वो कहते हैं पकोड़े खाएंगे भाई हम, है ना। उनको मौसम बड़ा रोमांटिक लगता है, जबकि गांव के अंदर किसान को ये चिंता होती है कि अब तो मेरी फसल ख़राब हो जाएगी क्योंकि बेमौसम की बारिश हो गई है। तो ये उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो परसीव किया है, तो अब देखो उनके लिए बारिश का क्या मीनिंग है ना, और उनके लिए बारिश का क्या मीनिंग है, दोनों के लिए बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो वो आपका डिपेंड करता है कि आपके एक्शंस क्या हैं, आपके परसेप्शन क्या है, ठीक है। किसी को हो सकता है बारिश बड़ी कीचड़ वगैरह और उसने वो सारी चीज़ें देखी हैं तो उसको वो दिखे, ठीक है, कि वो गिर गया था कभी या ये चीज़ करे, तो उसका मीनिंग वो बन गया है बारिश का। किसी को ठंड ठंड के मौसम में अगर देखा जाए तो उसके जल्दी उसको जुकाम वगैरह हो जाता है, तो उसने उसको ठंड को उस चीज़ से रिलेट कर रखा है, उसने उसको उसका परसेप्शन वैसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका परसेप्शन कैसा है, उस हिसाब से आपका मीनिंग मेकिंग होता है, ठीक है। तो चलिए अब प्रोसेस ऑफ टीचिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। अब किसी भी बच्चे में अगर हम उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उनको बच्चे को हेल्प कर रहे हैं लर्निंग करने में। अब हमारे जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक एलिसिट बिहेवियर होता है, एक इमिटेड बिहेवियर होता है। एलिसिट बिहेवियर होता है कि जो आप सिखाना चाह रहे थे बच्चा वो सीख गया। हाँ, आप उसको सिखाना चाह रहे थे बच्चे तू खेलना सीख ले, है ना, वो बच्चा खेलना सीख गया, ठीक है। आप उसको एक टेक्निक सिखा रहे थे, वो टेक्निक सीख गया, यानी कि जो आप चाह रहे थे आपने उसके लिए उसको प्रेज़ किया। जैसे छोटे बच्चों को कई बार बुलाया जाता है कुछ भी लालच दे के, आप उसको चलना सिखा रहे हो, है ना, कि बच्चा चल के आया, आपके सामने चल के आया, ठीक है। तो वो आपका होता है, वो एलिसिटेड बिहेवियर होता है। एमिटेड बिहेवियर क्या, बच्चा अचानक से एक दिन खड़ा हो गया, है ना, आपने तो उसको नहीं सिखाया था लेकिन वो अचानक से एक दिन खड़ा हो गया, तो वो एमिटेड बिहेवियर होता है। जो आपको अचानक से दिखता है कि आपने वो चीज़ नहीं सिखाई लेकिन अपने आप से उसके अंदर आ गई है, वो एमिटेड बिहेवियर होता है। तो वो सबकॉन्शियसली बच्चे के अंदर आ जाता है, आपको नहीं पता चलता, ठीक है। वो आपको अचानक से एकदम चेंज बच्चे के अंदर दिखता है। मान लो कोई बच्चा कुछ और कोई सोल्व कर रहा होता है कोई क्वेश्चन, और उसको एक अलग से उसने एक टेक्निक यूज़ की जिससे उसका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है, वो एमिटेड बिहेवियर होता है। समझ में आया। तो ये दो तरह के बिहेवियर होते हैं, एलिसिट बता दिया और एमिटेड बिहेवियर बता दिया। अब एलिसिट के अंदर जैसे बताया कि ये बच्चा क्या होता है, जैसे आप उसको बच्चे को अगर चलाना सिखा रहे हो, ठीक है, आप उसने उसको चॉकलेट दी कि भाग के आजा, चॉकलेट देंगे, वो बच्चा भागा, तो ये आपका, आप उसको सिखा रहे हो कि वो भागे बच्चा, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका एलिसिट बिहेवियर है। लेकिन कुछ इस तरह का हो गया कि जो नॉर्मल नहीं था तो वो एमिटेड बिहेवियर होता है। आगे समझ में। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मान लो बच्चे के अंदर कोई हैबिट बन गई है, बार बार एक चीज़ आ गई है, तो उसको कहा जाता है कंडीशनिंग। अभी कंडीशनिंग दो तरह की होती है, एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। आपके जो एक्शंस होते हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शन आपके अंदर आ जाते हैं, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग है। जैसे कि मान लो वो कुत्ते वाला था ना, पेवलव वाला, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग है, वो हैबिट बन जाती है कि अच्छा घंटी बजी है तो लार मुंह से अपने आप बाहर आ जाएगी, तो वो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है। आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, जब आप बच्चों को बार बार रिपीट करते हो कि नहीं भाई आप अगर ये बिहेव करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये करोगे, तो उससे आप बच्चों को बार बार रिपीटिशन करवा रहे, रिपीटिशन से वो उनकी हैबिट में आ गई है वो चीज़ जितना ज़्यादा, जो कि अभी हमने देखा भी था, लॉ ऑफ यूज़ में देखा था कि जो चीज़ ज़्यादा रिपीट होगी वो आपका बिहेवियर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो यूज़ नहीं होगा उतना ज़्यादा वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ होती है। तो इसको साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, हैबिचुएशन को, आदत बनने को कहा है कंडीशनिंग, ठीक है। तो चलिए दो बता दिया, ठीक है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग कौन सी है, क्लासिकल कंडीशनिंग है जो एलिसिटेड बिहेवियर होता है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन सी है, जो एमिटेड बिहेवियर होता है। अब थोड़ा सा मैं इन दोनों थ्योरीज के बारे में बता दूं। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या थी भाई, आपका एक स्टिमुलस था, स्टिमुलस से एक रिस्पॉन्स आ रहा था, स्टिमुलस के साथ में आपने एक एक्स्ट्रा स्टिमुलस जोड़ दिया, है ना, कंडीशनल स्टिमुलस जोड़ दिया, जिसका काम केवल अलर्ट करना था। अब अलर्टनेस की जगह वो क्या करवाने लगा, वो आपका वो रिस्पॉन्स करवाने लगा। जैसे अगर आप फूड देंगे, है ना,
फूड देंगे तो वो क्या था, फूड से आपका होना चाहिए था बच्चे का या जो वो कुत्ता था, कुत्ते की लार निकलेगी फूड से, है ना। लेकिन आपने बार बार उसके साथ घंटी बजाई तो बच्चे को ऐसा लगने लगा कि ये दोनों चीज़ें साथ में होती हैं, ठीक है। उसको पता भी नहीं चला, और वो फिर एक तरह से उसके जो बिहेवियर था, बिहेवियर में ये चेंज आया कि वो केवल घंटी सुन के ही उसकी लार आ गई थी, है ना। तो ये आपका था जब आपका कंडीशन ऑफ एलिसिटेड बिहेवियर था। एमिटेड बिहेवियर के अंदर ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर क्या था कि एक चूहा रखा, चूहा अगर इतने एरिया में रहेगा तो आपका क्या रहेगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसको पनिशमेंट देंगे, और अगर वो इस एरिया में आएगा तो आप उसको खाना देंगे। तो लास्ट में चूहे ने सीख लिया कि तेरे को यहीं यहीं रहना है, आपको इधर जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब चलो और थोड़ा सा डिटेल में नीचे बात है, ठीक है। तो चलो एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये है कि अगर आपसे एलिसिट का बिहेवियर का या एमिटेड बिहेवियर का देखा जाएगा, तो एलिसिट बिहेवियर वो होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है। कि आपने चॉकलेट दिखाई, बच्चा भागा आ गया, ठीक है, वो वाला, वो जो ऑटोमेटिक होते हैं। एमिटेड बिहेवियर होते हैं जो किसी बंदे ने खुद से किया होता है, जैसे कि किसी ने कुछ नई टेक्निक ली है ना, तो वो खुद से करी है उसने, ठीक है। तो ये आपके होते हैं इंटेंशनल चेंजेस होते हैं, और ये अपने आप से होते हैं, ठीक है। वो वाली चीज़ आपको ये दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। इसीलिए जो क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे मैंने आपको बताया था अर्ली 1890s में पेवलोव ने दी थी, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। वो एक्चुअली कर तो कुछ और रहे थे लेकिन हो कुछ और गया, ठीक है। अब देखो जैसे पेवलोव हुआ, या मान लो जैसे पियाजे हुआ, पियाजे ने भी पहले मोरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की सोची थी, लेकिन फिर उसको लगा नहीं, कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसने जब उसकी जो रीडिंग्स आई, जो उसने चेक किया, जो उसने ऑब्जर्व किया, तो उसने फिर आगे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी। वरना पियाजे ने एक्चुअली सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की पायनियर वही थे उस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से पेवलोव काम कर रहे थे अपने जो उनकी सलाइवा वगैरह के ऊपर, और वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद में उन्होंने कुछ चीज़ें नोट की, उसके बाद में उन्होंने ये थ्योरी दी, ठीक है। अब देखो जो सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या थी कि आपका जब भी बेल बजाई जाती है, जो मैंने अभी बताया था आपको, अब इसके अंदर था देखो कंडीशनल स्टिमुलस। अब दो तीन चीज़ें थी। एक तो था कंडीशनल स्टिमुलस कि एक स्टिमुलस है जिसको जोड़ा जा रहा है, यानी कि देखो पहले क्या था, जैसे मैंने बताया स्टिमुलस से आपका एक रिस्पॉन्स आ रहा था स्टिमुलस यानी कि जिसकी वजह से कोई चीज़ होती है, तो उसको बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। इन्होंने कहा अनकंडीशनल स्टिमुलस वो क्या था, खाना अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और उसके बाद में आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया। फिर आपका क्या हुआ, फिर आपका एक तरह से जो कंडीशनल स्टिमुलस आपने डाल दिया कि बेल इसके साथ ही बजेंगी, तो एक इनके बीच में अपने आप में एक आप ये कहेंगे कि एक रिलेशन बन गया था, ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ से डायरेक्ट यहाँ रिलेशन बन गया कि बेल की वजह से सलाइवा आने लगा था, तो ये चीज़ थी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर हमारा BF स्किनर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, रेड्स पे और पिजन्स पे किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कहा था उनको रीइंफोर्सर, ठीक है, जो भी आप जो चीज़ दे रहे थे। अब जो एमिटेड बिहेवियर था आपका, जो वो थे उसके अंदर, उसको शेप करने के लिए इसको कई बार कहा जाता है शेपिंग भी। शेपिंग क्या होती है, ध्यान से समझना। मान लो एक आपका कुछ भी एक पौधा है, आप गार्डन वगैरह में जाते हो तो कुछ पौधों को देखते हो ना, वो बिल्कुल गोल इस तरह के होते हैं। तो उसमें क्या किया गया होता है, उनको पहले बड़ा होने दिया गया, उसके बाद में उनको काट के उनको एक शेप में डाल दिया। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में यही था, इसी वजह से इसको RS थ्योरी कहते हैं, ठीक है। कि पहले रिस्पॉन्स आने दो, उसके बाद स्टिमुलस देके हम उसको अपने हिसाब से कर लेंगे। अब वो स्टिमुलस या तो आपकी रीइंफोर्समेंट होता है या आपकी पनिशमेंट होती है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, बहुत बच्चों को पनिशमेंट में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इसके बीच का डिफरेंस नहीं पता, तो वो थोड़ा सा मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, रीइंफोर्समेंट क्या होती है। रीइंफोर्समेंट चाहे कुछ भी हो, वो आप जो काम कर रहे हैं ना, उस काम को बढ़ावा देने का ही काम होगा उसका, है ना। यानी कि जो आपका बिहेवियर है, एक्चुअली अगर मेरे को उसको बिहेवियर को बढ़ाना है तो मैं रीइंफोर्समेंट दूंगा,
और अगर मुझे तो वो रीइंफोर्सर रहेगा मेरी चीज़। अगर उस काम को मुझे ख़त्म करना है तो मैं पनिशमेंट दूंगा। अब कई लोग पनिशमेंट को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सोच लेते हैं, ठीक है। अब इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, अब उस चीज़ में मत जाओ वो पॉजिटिव बिहेवियर था या नेगेटिव बिहेवियर था, उस चीज़ में मत जाओ, कुछ भी बिहेवियर हो सकता है। लेकिन उसको अगर बढ़ावा देंगे तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ अप्लाई करते हो, देते हो, यानी कि जैसे मान लो आप किसी को कोई टॉफ़ी दे दिया आपने किसी बच्चे को कोई काम करने की वजह से, तो वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट हो गई। आगे समझ में, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा, या अभी पहले पॉजिटिव पनिशमेंट पे बात कर लेते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट होती है कि अगर आप किसी बच्चे को थप्पड़ मार दो, डांट दो, धमका दो, ये आपकी पॉजिटिव पनिशमेंट हो जाती है। आया समझ में, पनिशमेंट ही है। अब पनिशमेंट से आप क्या कर रहे हो, उस बच्चे को वो काम ना कर पाए आप ये कोशिश कर रहे हो। आया समझ में। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ना चाह रहा है। अब दूसरे बच्चे ने क्या किया, दूसरे बच्चे ने जो उसको परेशान कर रहा है, तो आपने उस बच्चे को वहाँ से हटा दिया, उसके पास से हटा दिया, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। यानी कि जो वो काम कर रहा है वो और बेहतर ढंग से वो कर पाए, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। आया समझ में, जिसमें एक्चुअली आप उसका काम आसान करते हो, हम कहते हैं ना काम आसान। अब इसके अंदर हो सकता है आपका बिहेवियर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उस चीज़ में मत जाओ कि नेगेटिव बिहेवियर था या पॉजिटिव बिहेवियर था। लेकिन अगर वो बिहेवियर उस वजह से बढ़ रहा है उसका, जैसे मान लो कोई चोर है, वो चोरी करता है, उसका बिहेवियर है चोरी करना, और आपने रात को ताले वगैरह खुले हुए छोड़ के सो जाते हो, तो ये उसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि भैया उसका काम तो आपने आसान कर दिया है ना, उसके सामने जो बाधाएं थी वो आपने हटा दी। आया समझ में। अब ये मत सोचो कि भाई ये तो चोरी करना तो बढ़ाना है या नहीं करना है, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि उसको हम जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, तो वो हमारे लिए रीइंफोर्समेंट होगा। नहीं, वो पनिशमेंट होगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि आप वो काम करने से उसको रोक रहे हो। रीइंफोर्समेंट हमेशा बंदे को अच्छा लगता है। आया समझ में। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो चोर चोरी कर रहा है, लेकिन आपने उसके लिए आपने क्या किया, पुलिस हटा दी, तो उसका काम आसान हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आपने उसके लिए क्या किया, आपने उस बच्चे को एक तरह से, उसके बीच में बाधा थी, उसका बच्चा क्लास में शोर कर रहा था, उसका साथी, उसको आपने हटा दिया उसके पास से, जो उसको परेशान कर रहा था, वो आराम से पढ़ सकता है। या मान लो एक बच्चा है जिसको ठंड लग रही है ना, आपने क्या किया, आपने गेट बंद कर दिया, या आपने उसका वूलन का कुछ दे दिया। वूलन का जो वूलन स्वेटर आपने उसको दिया, वो क्या है, वो वूलन स्वेटर अपने आप में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उसकी वजह से जो चीज़ हुई उसकी ठंड भागी वहाँ से, है ना, तो वो उसके हिसाब से नेगेटिव रीइंफोर्सर है। तो वो जो चीज़ होता है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ये डिफरेंस होता है। होते दोनों इसी चीज़ के लिए हैं कि आप उस बंदे को हेल्प करोगे काम करने में। लेकिन जो पनिशमेंट होती है, अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है, जिसको जनरली लोग कह देते हैं नेगेटिव, ये है जी, ये है हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। वो क्या कहते हैं कि भाई आप क्लास में आए हो, या कोई भी है जो बंदा है उसको वो काम नहीं करके लाया, तो आपने उसको कहा कि आज तू टीवी नहीं देखेगा, या आज तू गेम्स के पीरियड में नहीं जाएगा, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, जबकि ये नहीं है। इस बात को ध्यान समझ लेना। आया समझ में। ये क्या है, ये नेगेटिव पनिशमेंट है, यानी कि जो चीज़ उसको अच्छी लगती है आप उससे वो छीन लो, तो वो नेगेटिव पनिशमेंट है। जो चीज़ उसको बेकार लगती है या बाधा उत्पन्न करती है आप उसको छीन लो, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। आया समझ में। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। स्किनर ने दो चीज़ें और बोली थी, बोले एक होता है रीइंफोर्सेस और एक होता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्सेस होते हैं ड्यूरिंग द वो जो काम कर रहा होता है, ठीक है, जिस टाइम पे मान लो आपका रिवॉर्ड होता है कि आपने कोई चीज़ कर रखी है, और एक जब आपका बेसिकली देखा जाए, मतलब कि जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको इसके लिए भी। एक बच्चे को पहले ही कह दिया कि भैया तू अपना, जिसकी वजह से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है बच्चों को, वो आप कह सकते हैं वो रीइंफोर्सेस है, ठीक है, वो रीइंफोर्सेस है। उन्होंने ये कहा था कि जैसे बच्चे को ये कह दिया कि भाई तेरे को हम क्या करेंगे, तेरे को हम कार ला के दे देंगे अगर तूने ये काम कर लिया तो। अब वो बच्चा उसके लिए मेहनत कर रहा है क्या, क्योंकि कार चाहिए, तो वो है रीइंफोर्सेस, ठीक है।
एक चीज़ जो उसने कुछ बिहेवियर कर दिया उसके बाद आप वो चीज़ें उसको दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वो होती है रीइंफोर्समेंट। अब बच्चे को पता चल गया अच्छा ये चीज़ करने से मेरे को ये मिलता है, तो वो अब उस चीज़ को रिपीटेड करेगा। आया समझ में, वो वाली चीज़ होती है, तो वो होता है रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्सेस और रीइंफोर्समेंट के बीच में ये डिफरेंस है, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रिवार्ड होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रिलीफ होता है ना, आपने उस बंदे का काम आसान कर दिया होता है। पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। रिपीटिशन इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है। सारी लर्निंग थ्योरी जो बिहेवियर, एक समझो एक चीज़, ये बिहेवियरिस्टिक थे, ठीक है। तो बिहेवियरिस्टिक जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि भैया जितनी भी आपकी जो थ्योरीज हैं ये सारी रिपीटिशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। रिपीटिशन विदाउट रीइंफोर्समेंट डज नॉट एनहांस लर्निंग। इन्होंने ये कहा कि अगर आप बिना रीइंफोर्समेंट के रिपीटिशन करवा रहे हो ना, तो उससे कुछ लर्निंग नहीं होगी। उस बंदे को पता भी तो चले कि अच्छा ये चीज़ करने से मेरे को ये मिल रहा है, तो इस वजह से मैं वो चीज़ करूँगा, ठीक है। वेरिएशन इन प्रेजेंटिंग रीइंफोर्सर हेल्प्स मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। अगर आप वेरिएशन रहता है आपका, जो आप रीइंफोर्सर्स देते हैं उसके हिसाब से आपका फिर जो बच्चे का जो बिहेवियर होता है उसके अंदर फ़र्क होता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन आता है। और फिर ये भी माना गया कि पनिशमेंट से आप हमेशा एलिमिनेट नहीं कर सकते अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। मेन बात ये थी, पहले ही इसने थ्योरी दी कि जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है उसके लिए रीइंफोर्समेंट दो और जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसके लिए पनिशमेंट दो, तो बात ख़त्म, वो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन फिर ये माना गया नहीं, पनिशमेंट हर एक चीज़ नहीं करवा सकती। ये एनिमल थ्योरी के अंदर ज़रूर हो सकता है, ह्यूमन्स के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए फिर आपका आ जाता है टीचिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। डेवलपमेंट जो मैंने बताया था डेवलपमेंट थ्योरी है, ये आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है पियाजे की। तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चा इस लायक हो जाता है, ठीक है, कि वो कुछ चीज़ें सीख सकता है। तो अब वो किस एज में किस लायक होगा वो उन्होंने बताई हैं, ठीक है। तो इसके ये थ्योरी हम पहले भी कर चुके हैं NIS की बुक में ही, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। 0 से 2 साल में इन्होंने कह रखा है कि इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज़। अब वो मोटर स्किल्स वगैरह के बारे में करता है ये पहले सेंसरी मोटर के अंदर, और मेनली वो क्या करता है, वो सेंसिस से सीखता है। आया समझ में, वो कंसर्न रहता है कि क्या चीज़ें उसके आसपास हो रही हैं, कौन सी प्रोजेक्ट है उसके आसपास हो रही है। इस टाइम पे ना तो उसकी कोई लैंग्वेज होती, ना उसके कोई थॉट होते, नो आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेटिविटी। शुरुआत में उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस का भी कोई आइडिया नहीं होता, फिर वो 18 महीने के बाद उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज करें या प्री कंसेप्चुअल स्टेज कहें। अब उसके अंदर से क्या होता है, देखो 2 से 7 वाली को आप कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके 2 पार्ट हैं, एक तो आपकी प्री कंसेप्चुअल है, एक इंट्यूटिव पार्ट है। 2 से 4 वाले को प्री कंसेप्चुअल कह देते हैं, इंट्यूटिव 4 से 7 वाले को कह देते हैं। इस टाइम पे जो बच्चा होता है एक्चुअली उसके ईगोसेंट्रिक थॉट रहते हैं 2 से 7 साल में, है ना। इस टाइम पे रीजन डोमिनेट रहता है परसेप्शन पे। अब वो बच्चा बेसिकली तर्क देने लग जाता है, ना कि उसने जो परसीव किया। पहले वाले में परसेप्शन ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे रीजन डोमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर अब उसका इंट्यूशन आ जाता है, ठीक है, कि आपका बेसिकली देखा जाए लॉजिक नहीं आता। लॉजिक कब आता है, लॉजिक आता है 7 साल के बाद में, है ना। तो अब उसका इंट्यूटिव होता है, अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है तो ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो ये वाली चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब आपका देखो फिर आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपका बेसिकली क्या था, ये थोड़ा सा ऊपर हो रखा है, ये इनएबिलिटी टू कंजर्व था, ये ऊपर आना चाहिए। ये 2 से 7 साल में ही हो जाता है, ठीक है। ये गलत हो रखा है, ये लाइन यहाँ आएगी। तो इसमें क्या था, कंजर्वेशन नहीं था उसके अंदर। क्यों नहीं था, क्योंकि उसकी जो थॉट्स थे वो सेंट्रेशन था थॉट्स के अंदर, ठीक है। इस वजह से वो कंजर्वेशन नहीं कर सकता था। इसको मैंने पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से समझाया है, जहाँ हमने पीएचडी की बात की थी, तो वो आप क्लास वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अब देखो ये इतना डिटेल में मैं जा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये पियाजे वगैरह की थ्योरी आपने बहुत डिटेल में पढ़ी भी हुई है सीटेट के टाइम पे भी, बाकी जगह के टाइम पे भी। इसके अगर आप देखोगे इस 7 से 11 में या 12 में आपका कंजर्वेशन आ जाता है, लॉजिक आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नंबर्स आ जाती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप बच्चों को सिखाएंगे चीज़ें, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है थॉट्स के अंदर, ठीक है। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बाकी सारी चीज़ें आ जाती है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो मैं इतना ज़्यादा आपको सिखा नहीं रहा हूँ, ये आप ऑलरेडी कर रखे हैं,
तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन वगैरह कब आएगा? क्लासिफिकेशन सीरिएशन ये आता है आपका 7 से 11 में, आपको पता होना चाहिए, है ना, जब उसके अंदर लॉजिक वगैरह आ गया था, ठीक है। इसके अलग से थोट वो भी है मेरे क्या नाम है, नोट्स भी हैं, वो भी देख लेना। अच्छा, अब ये समझो पियाजे क्या कहता है। पियाजे ये इंपॉर्टेंट है, पियाजे की 3 स्टेज हैं लैंग्वेज के लिए, ठीक है। वो पहले कहता है कि भैया आपकी सोशल स्पीच होती है, ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, इनर स्पीच होती है। जो पियाजे की ईगोसेंट्रिक स्पीच है और जो वाइगोत्स्की की ईगोसेंट्रिक स्पीच है, दोनों में फ़र्क है, ध्यान समझना। इसमें क्या है, सोशल स्पीच में सबसे पहले उसकी जो स्पीच आती है वो दूसरे को कंट्रोल करने के लिए आती है। अच्छा, मैं वातावरण में ये बदलाव कर सकता हूँ, मैं ये कहूँगा तो ये हो जाएगा, तो ये सोशल स्पीच होती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होती है? जब आप खुद से बात करते हो अपने काम को करते करते, अच्छा मेरे को तो अभी ये करना पड़ेगा, अब मेरे को पढ़ना पड़ेगा डिटेल बेस भी पास करने के लिए, लेकिन आपके जो ये वर्ड्स रहते हैं ये लाउड होते हैं, ठीक है। ये सामने वाला भी सुन सकता है, मतलब कि आप धीरे धीरे बात नहीं करते, लाउडली बात करते हो, ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है। और इनर स्पीच जब आप अपने थॉट्स को दिमाग में सोचते हो, मतलब आप सोचते हैं ना, जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखा देता, मूवीज़ वगैरह में क्या दिखाते हैं कि वो सोच रहा होता है, आपको सुनाई दे रहा होता है, लेकिन वो सोच दिमाग में ही रहा है ना, वो वाली चीज़ होती है, तो वो आपका इनर स्पीच कहलाती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में अगर आप पियाजे के बारे में बात करोगे तो पियाजे ने बड़ा सिंपल रखा है। पियाजे ने कहा है कि भाई आपका जो भी हमारा जो बच्चा होता है उसको ये लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना, उसके थॉट्स होते हैं वो ईगोसेंट्रिक रहते हैं, कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही हो रहा होगा, ठीक है। तो उसको उसके अंदर मैं वाली भावना होती है कि वो अपने आप को सेंटर में रखता है, हर एक चीज़ के सेंटर में, तो वो मैं वाली भावना होती है, तो वो उसके ईगोसेंट्रिक स्पीच है। जबकि यहाँ ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या है कि वो, जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करते करते मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ, टाइम टेबल लिखते लिखते मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, तो वो आपकी ईगोसेंट्रिक स्पीच, वो आपकी वाइगोत्स्की ने कही है इस बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पियाजे ने क्या कहा था? इक्विलिब्रिएशन होना चाहिए, जो मैंने बताया था आपको, एसिमिलेशन और एक्मोडेशन के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एडेप्टेशन के 2 पार्ट थे, एक एसिमिलेशन एक एक्मोडेशन, वो बताया ही था मैंने, ठीक है। अब वो पिछली वीडियो वो देख लेना आराम से, अगर आपने वो देखी होगी, अगर आप अभी तक इस वीडियो तक आए हैं तो आप देखी होगी, आपको वो हो जाएगा। मैं बार बार चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बताया था पियाजे कई बार आएगा आपके इसके अंदर, ठीक है। जो चीज़ें वहाँ डिस्कस नहीं हुई वही मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए हम टीचिंग करते हैं, इसमें तो इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि आपको समझाना चाहिए वहाँ मैं समझाऊँगा, ठीक है। अब आता है अप्रोचेज़ ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। अप्रोचेज़ कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखेंगे। अब देखो, अब इसमें जो अप्रोचेज हैं, इसमें एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच है और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। इन अप्रोचेस के अंदर क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले टीचर सेंटर्ड, तो टीचर के हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। सब्जेक्ट सेंटर्ड, सब्जेक्ट के हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। लर्नर सेंटर्ड, लर्नर के हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, आपकी सब्जेक्ट के अंदर कॉम्पिटेंसीज होती हैं, कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी कि आप उन कॉम्पिटेंसीज के ऊपर फोकस करेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जो आपका एनसीएफ वगैरह कहता भी है, इसके अंदर कि बच्चा खुद से बना के सीखेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात है। और फिर कंपैरिजन है लास्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होगा? टीचर बताएगा, बच्चा सुनेगा, ठीक है। नॉलेज इज ट्रांसमिटेड, कि जो टीचर को नॉलेज है वो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, ये होता है, ठीक है। टीचर फोकस ऑन इंस्ट्रक्शन करता है, डायरेक्शन देता है, लर्निंग के ऊपर नहीं होता। ये जनरली आप जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं या फिर कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ लेक्चर मेथड वगैरह होते हैं, तो वो इसी अप्रोच के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है, ठीक है। रीडिंग राइटिंग ये सारी चीज़ें उसी चीज़ के ऊपर फोकस किया होता है। और टीचर कंसंट्रेट करता है राइट आंसर्स के ऊपर, ठीक है, राइट आंसर्स के ऊपर कंसंट्रेट करेगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आपका आता है मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि टीचर मेन रहता है इसमें। इसके अंदर बेसिकली आपके क्या होते हैं कि आपका प्रेज कर देगा, कभी तारीफ़ कर देगा, कभी रिवॉर्ड दे देगा, कभी पनिशमेंट दे देगा। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जो बिहेवियरिस्ट थे ना, बिहेवियरिस्ट इसी चीज़ पे फोकस करते थे कि हाँ, जो आपका बिहेवियरिस्ट कौन थे, जो कहते थे बच्चों को डंडे से हम करके सिखा सकते हैं कुछ भी, बच्चा हमें दो, हम सब कुछ एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको सिखा सकते हैं। तो वो हमारे ये इसी अप्रोच पे फोकस करते थे वो, ठीक है।
अब सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच क्या है? टेक्स्ट बुक को रामबाण मान लिया जाता है कि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो होगा सब्जेक्ट में वही है, उसके हिसाब से कोई ऊपर नीचे करना ही नहीं है। रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, जो किताब में लिखा है वही है। स्ट्रेस होता है क्वांटिटी ओरिएंटेड पर, ना कि क्वालिटी पर, कि इतने चैप्टर हमें करवाने हैं, ये हमें करवाना है। वो कितना समझ में आ रहा है इस चीज़ के ऊपर कोई फोकस ही नहीं किया जाता, ठीक है। टेक्सचुअल क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा होती है, कोई प्रैक्टिकल वैल्यू उसकी बिल्कुल नहीं होती है ना। इसके अंदर कोई जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसके अंदर कोई नोवेलिटी नहीं होती, वही चीज़ें घिसी पिटी बार बार रिपीट की जाती हैं। फिर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, इसके अंदर टीचर एज फैसिलिटेटर काम करता है एनसीएफ 2005 के हिसाब से भी, और उसके बाद से भी जो टीचर है वो एज अ फैसिलिटेटर ही काम कर रहा है ना, कि बच्चे लर्न करेंगे, बच्चों के हिसाब से हम करेंगे। इसी तरह से जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो भी तो यही कहती है कि बच्चे के हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। बच्चे के नीड्स को हमें देखना है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो क्वेश्चन करें, एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंटेशन दे, मतलब बच्चा खुद से सीखेगा, आपको बस उनकी हेल्प करनी है। बच्चा जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में जा सकता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है। फिर आपका आ जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में देखिए क्या है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में कुछ स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती हैं। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसीज हैं, ओरल कॉम्पिटेंसी, रिटन, या फिर आपका स्पोकन। तो ये जो LSRW हैं, ये हैं, इन स्किल्स के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा। आया समझ में? तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच होती है, तो इन्हीं चीज़ में होता है। और ये बढ़िया भी है। आज फिलहाल की डेट में अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की ही बात करता है हमारा जो NCF 2023 है, ठीक है। NCF SC 2023 है, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के लिए कॉम्पिटेंसीज बताई भी गई हैं कि भाई, क्योंकि इनका क्या होता है, ये मेजरेबल होती हैं, इनको आप बता सकते हो कि बच्चे ने ये चीज़ सीखी या नहीं सीखी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। जब पहले इसके बारे में क्या था, कॉम्पिटेंसीज किसके बारे में बात की गई थी, जब MLL दिया था आपका, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कि बच्चों को इतना आना ही चाहिए, आप उस चीज़ को सिखाने के लिए फोकस कर रहे थे, तो वो आपका MLL था, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी तो पढ़ के ही हो जाएगा, ठीक है। इससे कैसे कैसे हो सकते हैं, रोल प्ले होगा, डायलॉग होगा, रीडल वगैरह करवाओ, ये सारी चीज़ें करवाओ, तो ये हो जाएगा। रिमीडियल कोचिंग यहाँ पे हेल्प होती है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको फोकस करना है कि बच्चे को आया है या नहीं आया है। अब यहाँ आप ये फोकस कर रहे हो कि बच्चे को आया है या नहीं आया है, तो इस वजह से जब तक नहीं आता तब तक उनको पढ़ाओगे आप। ये इसका मेन फोकस इस चीज़ पे रहता है कि बच्चे को आए ही आए, क्योंकि आपको तो कॉम्पिटेंसीज आपके लिए मेन फोकस कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है, देखो ध्यान से। ये फोकस ये कहता है कि बच्चे को पहले कुछ आता है, ठीक है, प्रायर नॉलेज उनको कुछ आती है, उसके बाद में उन्होंने उससे कुछ सीखा, कुछ कोई नई चीज़ सीखी, तो उसके अंदर वो चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ये कंस्ट्रक्टिव फिलोसफी का कौन सा पार्ट था, क्या नहीं था। तो अब इसके अंदर देखो, सोशल, हमारा जो जीन पियाजे था वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था, और जो वाइगोत्स्की था ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट और सोशल कंस्ट्रक्टिव, इन्होंने क्या कहा था, पियाजे की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि बच्चे को ये आएगा ही आएगा, आप छोड़ दो उसको, ठीक है, बच्चा खुद सीखेगा। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है कि मान लो किसी को बल्ब बनाना सीखना है तो बच्चा खुद से सीखेगा। रेडिकल इसमें वे क्या है, रेडिकल वे ये है कि बच्चे को शुरुआत से खुद से करने दो, ठीक है, खुद करने दो, खुद ही बल्ब बनाने तक पहुंचेगा। लेकिन वो वाइगोत्स्की क्या कहता है, वाइगोत्स्की कहता है भैया जो चीज़ें हम अभी तक सीख चुके हैं बच्चे को उस चीज़ के अंदर हेल्प कर दो, ठीक है, MKO या स्काफोल्डिंग के द्वारा, जिससे वो बच्चा आगे और ऊंचाइयों तक पहुंचे। तो ये वाली बात वो कहता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो वाइगोत्स्की होता है वो कहता है, ठीक है। तो चलिए, नॉर्मल था ये भी, इसमें इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ होती है। अब बच्चा जब खुद से बना के सीखता रहे तो एक्सपेरिमेंट करेगा, फील्ड ट्रिप होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये होता है, ठीक है। अब ये आपकी मेनली हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होती, स्टूडेंट्स को ही मेन फोकस किया जाता है। इसी वजह से हमारा जो फिलहाल चल रहा है वो स्टूडेंट सेंटर्ड प्लस कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर चल रहा है। आज की डेट में अगर आप देखोगे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है तो वो इसी चीज़ में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट में असेसमेंट कैसा रहेगा, ओरल डिस्कशन होगा, माइंड मैपिंग होगी, उनसे कुछ काम करवा के देखा जाएगा, प्री टेस्टिंग होगी, ठीक है। अब नीचे चल लेते हैं।
अब देखो आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, इसमें क्या है? इसमें मेनली हमारा पर्पज़ क्या होता है? देखो पर्पज़ के अंदर ये क्या है कि टीचर को अपना कोर्स कंप्लीट करवाना है टाइम पे, वही ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में ये है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड लर्न बाय डूइंग अ टास्क, ठीक है, कि वो लर्निंग बाय डूइंग से कोई भी चीज़ सीखेगा, बच्चे ये सीख लेगा। यहाँ पे स्टूडेंट को एम्पावर किया जाता है, उनको सेंट्रल पॉइंट हमारा जो होता है वो कंस्ट्रक्ट होता है कि बच्चा खुद से नॉलेज बनाएगा, खुद की नॉलेज बनाएगा, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग में आप हो सकता है उसको वो कुछ चीज़ रिपीट कर रहा है या वो कोई एक टास्क कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ के अंदर, लेकिन यहाँ वो अपनी नॉलेज बना रहा है खुद से कि अच्छा ये चीज़ भी होती है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं या ये चीज़ करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट आते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या है? अब देखो कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जो लर्नर सेंटर्ड भी हो और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो मेन सेंटर रहता है इसमें ये होता है कि बच्चा मेन इंपॉर्टेंट है, बच्चा जो चाहेगा वो होगा, है ना। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में टीचर का काम फैसिलिटेट करना है और टीचर उसको दूसरी जगह जाने से भी रोकता है, आया समझ में। और टीचर कुछ ऐसी सिचुएशन बनाता है जिसके अंदर बच्चा खुद की नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाए। यहाँ पे मेन जो फोकस होता है वो होता है नॉलेज कंस्ट्रक्शन पे। अब यहाँ स्टाइल क्या होगा? स्टाइल सीधा सीधा यही होगा टीचर सेंटर्ड में, तो कि भाई टीचर के हिसाब से टीचर को जो आता है वो आपने सिखा दिया, ये चीज़ होगा। अब बात आती है लर्नर सेंटर्ड में। लर्नर सेंटर्ड में टीचर बच्चों को मौका दे रहा है कि बच्चों के हिसाब से बच्चे जो क्वेश्चन पूछें वो पूछ लें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है ऑब्जर्व करने की, एक्सप्लोर करने की, क्वेश्चन करने की। जबकि यहाँ मेन फोकस ये है बच्चा अगर कोई काम अपने हिसाब से कर रहा है तो उसको अपने हिसाब से भी करने दो, हम अगर वो कंप्लीट कर रहा है, अपनी नॉलेज खुद से बना रहा है तो करने दो, कोई इशू की बात नहीं है। और इसके अंदर कोलैबोरेटिव लर्निंग वगैरह भी होती है कि आसपास से बच्चे एक साथ मिलकर सीखते हैं, तो वो चीज़ें भी चलती हैं, ठीक है। प्रैक्टिस वर्क क्या होगा? प्रैक्टिस वर्क के अंदर इसके अंदर टेक्सचुअल क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ मेन बात होता है बच्चों का पार्टिसिपेंट होना चाहिए दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर। यहाँ होना चाहिए कि पार्टिसिपेशन तो हो ही हो, प्लस बच्चा उससे कुछ नया अपने आप सीख भी रहा है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली आपका क्या होता है पार्टिसिपेशन या इंटरेक्शन जो रहेगा वो किस तरह का रहेगा, वो स्टूडेंट स्टूडेंट में हो सकता है, टीचर के साथ भी हो सकता है उसका, तो ये होता है। तो ये जो चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच है ना, इसमें मेन फोकस होता है कि बच्चा खुद से करेगा, बच्चे को एक्टिव रखना है, मेन बात ये होती है, ठीक है। और यहाँ वो बच्चा एक्टिव भी रहता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई वो नई चीज़ें भी सीखता है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो ऐसी हैं, इसमें 1 वे होता है, इसमें 2 वे होता है, और यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर का काम करता है टीचर, ठीक है। तो चलिए, शेयरिंग क्या होती है? यहाँ पे कोई आइडियाज़ की शेयरिंग नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे भी शेयरिंग होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, ग्रुप में भी काम कर सकते हैं, और शेयरिंग होता है और कोऑपरेशन होता है। यहाँ वो शेयरिंग करके अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ ये फोकस होता है कि अपनी नॉलेज उन्होंने खुद से कंस्ट्रक्ट की है शेयरिंग ऑफ आइडियाज से। क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? यहाँ तो भैया बच्चों को सप्रेस किया जाएगा, यहाँ डेमोक्रेटिक रहेगा, यहाँ भी डेमोक्रेटिक रहेगा, ठीक है। इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछना कहाँ होगा? दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, यहाँ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ अलाउड ही नहीं होगा उनको, ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको कोशिश वो दी जाएगी कि उसको क्वेश्चन को पैराग्राफ फ्रेम करें, क्वेश्चन को फ्रेम करें, और ये किया जाएगा। यहाँ वो है जो वो मन करें, मेन बात है उनको वो एक्टिव है, मेन फोकस किया जाता है उस पर। प्रोजेक्ट ये जाएंगे, ठीक है, तो हेल्प करेगा टीचर, और इसके अंदर जो प्रोजेक्ट होंगे वो स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली दिया जाएगा जिससे उनकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। चलो, अब आपका आ जाता है मेथड्स ऑफ लर्निंग। मेथड्स ऑफ लर्निंग में क्या क्या है, देखो ध्यान से। अब 3rd यूनिट में हम बात करेंगे, पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड में 2 तरह से मेथड को क्लासिफाई किया हुआ है, इंस्ट्रक्शनल मेथड और फिर आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। इंस्ट्रक्शनल मेथड वो होते हैं जिसके अंदर टीचर अपनी तरफ से ज़्यादा बोलता है, स्टूडेंट सेंटर्ड में जिसमें स्टूडेंट्स अपना काम करते हैं, ठीक है। टीचर के बोलने का इतना नहीं होता, इसमें टीचर्स की इंस्ट्रक्शन ज़्यादा दी जाती हैं। तो चलिए, तो उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन दे रखा है। क्लासिफिकेशन क्या है? मेथड्स ऑफ टीचिंग, एक इंस्ट्रक्शनल मेथड, एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। इंस्ट्रक्शनल मेथड में लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, इंडक्टिव, डिडक्टिव, यहाँ प्ले वे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कवरी मेथड। इसमें आप देखेंगे तो बच्चा खुद से कर रहा है,
ठीक है। इसमें टीचर्स के ज़्यादा मतलब टीचर नॉलेज को ट्रांसमिट नहीं कर रहा, वो हो सकता है इंस्ट्रक्शन दे कि आप ऐसे काम कीजिए, वो बस इतना बता रहा है, लेकिन वो पढ़ा नहीं रहा बेसिकली देखा जाए, ठीक है। वो एज अ फैसिलिटेटर वाले रोल में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंस्ट्रक्शनल मेथड, लेक्चर मेथड होता है एक गिवन उस पर लेक्चर मेथड दे देते हैं। कई बार ये लेक्चर प्लस डिस्कशन मेथड भी हो जाता है, जिसके अंदर लेक्चर टीचर देता है, उसके बेस पे उसका डिस्कशन होता है, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों वो करते हैं। इसमें डिस्कशन में तो फिर भी लोग एक्टिव हो जाते हैं, लेक्चर मेथड में केवल और केवल पैसिव लर्नर रहता है, ठीक है। तो ये होता है। दूसरा डेमोस्ट्रेशन मेथड, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट वगैरह टीचर ने खुद करके दिखा दिया बच्चों को आया, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ये टीचर सेंटर्ड मेथड का ही एक एग्जांपल है। इंस्ट्रक्शनल मेथड जनरली टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहले आप प्लान करोगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, फिर वो इंट्रोड्यूस करोगे, फिर डेमोस्ट्रेट करोगे, डेमोस्ट्रेशन के बाद ब्लैक बोर्ड वगैरह पे लिखवाओगे, जनरली जो स्कूल्स के अंदर होता है, और उसके बाद में जो आपका कंसेप्ट बना है उस कंसेप्ट को करोगे। अब ये जो मेथड है ये कैसा है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। साइंस की क्लास में यही तो होता है, प्लान किया आपने, रिहर्स किया कोई एक्सपेरिमेंट, और फिर बच्चों के सामने बताया कि भैया ये चीज़ होती है। वहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम जो थी या इशू जो था वो बता दिया कि ये चीज़ है, फिर आपने डेमोस्ट्रेट करके दिखाया जो कि आप पहले से प्लान करके आए थे या रिहर्स करके आए थे। उसके बाद में उसके आपने नोट्स बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दे, और कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि ये कंसेप्ट था, और कंसेप्ट आपने बता दिया, ठीक है। ये वाली चीज़ होती है डेमोस्ट्रेशन मेथड के अंदर होती है। फिर आपका इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड आपका होता है आगमनात्मक विधि और ये निगमन। इंडक्टिव मेथड में दोनों में टीचर ही पढ़ा रहा है। यहाँ कैसे पढ़ाएगा, देखो यहाँ पहले बच्चों को एग्जाम्पल देगा, कई एग्जाम्पल दे दिए, उन एग्जाम्पल के हिसाब से उनको कहेगा इनके बीच में कॉमन क्या है, ठीक है। और कॉमन को देख के बच्चों को जर्नलाइजेशन करवाया जाएगा, ठीक है। उस जर्नलाइजेशन से बच्चा रूल बनाएगा। आया समझ में कि अच्छा ये इसमें ये कॉमन लग रहा है कि ये एक ही चीज़ के एग्जांपल कि ये कॉमन ग्राउंड क्या है इनका, उसके हिसाब से जनरलाइजेशन करेंगे। तो ये इंडक्टिव मेथड हो गया, जहां आप एग्जांपल के बाद में रूल तक पहुंचते हैं। और डिडक्टिव मेथड में पहले रूल बता दिया, रूल के बाद में आपने उसके एग्जांपल दे दिए, बस बात खत्म, वो डिडक्टिव मेथड हो गया, है ना। तो बेसिक यही चीज़ें हैं, बाकी आप पढ़ लेना, हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड हमारे होते हैं, प्ले वे मेथड है। अब प्ले और वर्क में काम है। देखो प्ले में क्या होता है कि वर्क को प्ले किसी भी बंदे को प्लेजर देगा। आया समझ में। हो सकता है किसी के लिए क्रिकेट खेलना वर्क है, किसी के लिए क्रिकेट खेलना प्ले है। जिसको मज़ा आ रहा है वो प्ले की तरह कर रहा है। इसी वजह से ये कहा जाता है आप अपना प्रोफेशन ऐसे चूज़ करो जिसमें आपको मज़ा आए, क्योंकि वो आपको एक तरह से प्ले लगेगा, है ना। अगर आपने उसको काम की तरह देखा तो वो वर्क हो जाएगा, और उसको वो फिर दूसरे आप पे करेंगे। और इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर आपको थकान भी रहेगी, आप कंसंट्रेट भी सही तरह से नहीं कर पाएंगे, और बड़े कंट्रोल रहते हैं इसके अंदर आप। जबकि प्ले के अंदर आपका क्या होता है, वॉलंटियर होता है, ठीक है, हम खुद से करते हैं। फिजिकल वर्क भी अगर होता है तो वो इंजॉयबल होता है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो भाग तो रहे हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे क्रिकेट या फुटबॉल खेलते टाइम पे आप भाग रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वैसे आपको कोई कह दे कि आपको 5 किलोमीटर भागना है तो आपको वो वर्क की तरह लगने लग जाएगा। आए समझ में। तो ये चीज़ होती है, एक होता है प्ले, एक होता है वर्क। इसके बीच में आपको फ़र्क पता होना चाहिए था, जो मैंने बताया। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एलिमेंट, एक गेम होता है, गेम के भी एलिमेंट होता है, ठीक है। गेमिफिकेशन अभी फ़िलहाल जो NEP 2020 है उसके अंदर भी है कि प्ले वे मेथड, ऑटो बेस्ड पेडागोजी हो, तो उसके अंदर ये होता है कि गेम कौन सा करें। उसमें हम बिना कोई डर के रह सकते हैं, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट रहेगा, फ्रीडम मिलेगी हमें, चैलेंजेस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ चैलेंज ही नहीं होगा तो वो हमारे लिए गेम ही नहीं होगा। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, यानी कि वो काम करते टाइम पे आपको मज़ा आए। आए समझ में, वो चीज़ आपके आनी चाहिए। कोऑपरेशन हो, कोलैबोरेशन हो, और सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन हो कि आपको ये चीज़ नहीं करना है। कई बार गेम्स के रूल बना देते हैं, इसी वजह से वो बंदा वो चीज़ें करता है। आए समझ में। जैसे फुटबॉल के अंदर रूल बना दिया आपने, क्या रूल बना दिया कि भाई आपका जो भी जो बंदा है अगर हाथ से बॉल पकड़ेगा तो उसको वो एक तरह से फाउल हो जाएगा, है ना। तो ये आपने, तो उसकी वजह से अब बंदा नहीं करता वो चीज़ें, तो सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये प्रिंसिपल्स हैं प्ले वे मेथड के कि भाई आपका इनेट पोटेंशियल होता है उसको बाहर निकालता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है उनको को करता है,
कंप्लीट फ्रीडम होती है, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, हमारे जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करे, प्लेजर दे हमें, क्रिएटिविटी जिसके अंदर पॉसिबल हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। तो ये बेसिकली प्ले वे मेथड के कुछ प्रिंसिपल है जिन पर आधारित होता है। और टीचर के जो रोल है मुझे नहीं लगता कि ये बताने की ज़रूरत है, ये आप नोट से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, मोंटेसरी और किंडरगार्टन जो टीचिंग मेथड थे वो भी प्ले वे मेथड पे ही थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आ जाता है प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड के अंदर एक बात समझना कि प्रोजेक्ट बिना प्रॉब्लम के नहीं होता। जनरली जब आप केवी वगैरह में अगर आप वर्किंग हैं तो आपको पता होगा एमडीपी यहाँ देते हैं। एमडीपी हमेशा लगभग हर स्कूल में 99% स्कूल में मैंने देखा है गलत दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या देते हैं, 10 असाइनमेंट दे देंगे उनको, कह देंगे कि भैया ये 10 असाइनमेंट है, ये एक तरह से 10 असाइनमेंट आपने कर लिया तो आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया। जबकि प्रोजेक्ट ये नहीं होता, प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को आप सोल्व करते हैं, आया समझ में, तो वो आपका प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली एमडीपी के ऊपर हम कभी अलग से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वजह से आपको ये जो प्रोजेक्ट मेथड वगैरह ये पढ़ने ज़रूरी हैं कि आपको पता तो, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको पता चले कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, ये एक बेटर रहेगा। इसके अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट के अंदर एक रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है जिसको आपको प्रेजेंट में और प्रेजेंट टाइम लिमिट में टैकल करने की कोशिश करनी होती है, तो वो होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट के स्टेप्स देखो, ध्यान से देखना। पहले एक सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, फिर उस सिचुएशन के हिसाब से प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हो, फिर प्रोजेक्ट को प्लान करते हो कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हो और फिर उसको देखते हो कि आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी या नहीं करी, वो इवेलुएट करते हो आप उसको, ठीक है। चलिए बाकी ये चीज़ें कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आइडियल है, ठीक है, आइडियल मॉडल ऑफ ब्रेन्सफोर्ड था। ये आप देख लेना, इसके चरण क्या है, आइडियल क्यों कहा गया है, आई से आइडेंटिफाई करना, डी से डिफाइन करना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का इससे पहले भी मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि उसके बाद आप क्या करते हो, एक्सप्लोर करते हो, फिर स्ट्रेटेजीज पे काम करते हो, और फिर लुक बैक करते हो कि आपने वो सारी चीज़ें करी हैं या नहीं करी है। कई बार ये आइडियल की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है तो वो आप कर लेना, ठीक है। डिस्कवरी मेथड या ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, ये हमने पहले कर रखा है। ह्यूरिस्टिक क्या होता है, या इसको इंक्वायरी मेथड भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो ये ह्यूरिस्टिका से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू फाइंड आउट, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है इंक्वायरी मेथड भी, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। इसके जो स्टेजेस हैं वो कौन सी है, पहले आप आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम को, एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फिर इवेलुएट करते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है, ये भी देख लेना है क्योंकि ये चीज़ें याद करने की आपकी, ये आप कर लेना, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपका जो प्रॉब्लम होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये क्लियरली मेंशन हो क्लास को, ठीक है। हर बच्चे को इन्फॉर्मेशन होगी क्या किया जा सकता है। इसके अलावा उसको हमेशा हेल्प की जाए जहाँ भी उसको ऐसा लगे बच्चे को कि हाँ उसको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। फिर लर्नर सेंटर्ड और लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच हैं, ये क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उससे पहले इस यूनिट में क्या क्या है उस पर बात करते हैं। यहाँ ओपरेचीज ओपरेचीज कह रहा हूँ, अप्रोचेज ऑफ लर्निंग है, मैं लर्नर सेंटर, लर्निंग सेंटर्ड जर्नली आपने कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आता है कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग से, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, फिर बाद में एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है इसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में लर्नर सेंटर में रहता है, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें होती हैं टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है और उसके हिसाब से सारी चीज़ें करता है, ठीक है। उसके लर्निंग स्टाइल को ध्यान में देखा जाता है, वो मोटिवेशन है, उसकी हेल्थ फिजिकल डेवलपमेंट को देखा जाता है, मेंटल एबिलिटीज़ को देखा जाता है। मतलब मेन जो जितना भी आपका लर्निंग होती है वो उस बच्चे को देख के किया जाता है। जबकि लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच में आप फोकस करते हैं लर्निंग के ऊपर कि बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए, आपका मेन फोकस होता है। जैसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच के अंदर भी हमने देखा था कि फोकस किसके ऊपर होता है, स्टूडेंट्स एक्वायर competency in skill and skill areas creating lifelong learner, ठीक है। कि बच्चे को ये सारी जो चीज़ें हैं कॉम्पिटेंसीज आ रही हैं या नहीं आ रही है, इसी वजह से इसके अंदर रिमीडियल टीचिंग और इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात की जाती है, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहता है जो आपकी मेथडोलॉजी रहती है, ठीक है।
और वो हमेशा टाइम और प्लेस को देख के नहीं होता, ठीक है। वो कभी भी हो सकता है, आपका लर्निंग कहीं पे भी हो सकती है, बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। तो नॉर्मल चीज़ें है इसके अंदर, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और लर्निंग सेंटर्ड के बीच का डिफरेंस। टीचर सेंटर्ड का तो बताया ही था, ठीक है। इनके बीच का तो डिफरेंस है ही। यहाँ नॉलेज कंस्ट्रक्टेड है, उसके ऊपर मेन फोकस किया जाता है लर्निंग सेंटर्ड में, ठीक है। इसके अंदर आपका जो टास्क डिज़ाइन की जाती है वो लर्निंग और टीचिंग की वो डिज़ाइन की जाती है। यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है। टीचर का क्या काम है यहाँ पे, देखो यहाँ का तो है इंस्ट्रक्शन दोगे टीचर सेंटर्ड में। लर्नर सेंटर्ड में लर्निंग और टीचिंग की आप डिज़ाइन करोगे टास्क, यहाँ बच्चा खुद से करेगा, ठीक है। जैसे जो एक तरह से जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच थी वैसा सही है कुछ ये, ठीक है, जहाँ पे लर्निंग पे मेन फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये तो आप कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब ये देखो, जो कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग है ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको देख लेते हैं बड़े ध्यान से। अब मैं सबसे पहले बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, ग्रुप में बच्चा सीख रहा है, 3 से 5 बच्चों का ग्रुप रहेगा, जिसमें एक टीचर भी एक रहेगा, जिसमें बच्चा टीचर्स की गाइडेंस में कोई भी बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव इंडिपेंडेंस रहेगी, प्रमोट फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि फेस टू फेस बच्चे बैठ के सीख रहे हैं कोई भी चीज़, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी रहेगी, जैसे 4-5 बच्चे ही हैं तो हर एक बच्चे को बेसिकली हो सकता है टीचर कुछ काम दे और वो अकाउंटेबल भी रहेगा, ये वाली सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। और सोशल स्किल्स उसकी बढ़ेंगी कि 4-5 बच्चों का ग्रुप है तो लीडरशिप स्किल भी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग भी होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग भी होगी, कम्युनिकेशन भी होगा और फिर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल भी होगी। हो सकता है एक ग्रुप के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो भी होगा, ठीक है। ग्रुप प्रोसेसिंग भी होगी, आया समझ में। तो ये आपकी होती है कोऑपरेटिव लर्निंग। लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है जैसे मान लो फेसबुक का एक ग्रुप है, उसमें बच्चा सीख रहा है, ठीक है। उसके अंदर कोई माई बाप नहीं है, पहली बात तो, यानी कि कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है ना। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, उसके बीच नीचे 100 कमेंट आ गए, आया समझ में, 100 कमेंट आ गए। और अब ये भी नहीं है, अब कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या था, एक टाइम और प्लेस एक डिसाइड होती थी कि आप इसी टाइम पे इकट्ठे होंगे, इस टाइम पे आपका काम करेंगे। यहाँ ये हो रहा है, आपने आज क्वेश्चन पूछा सुबह 8 बजे, रात को 12 बजे आपका रिप्लाई मिल रहा है, आपने पढ़ा सुबह 8 बजे अगले दिन। तो वो वाली जो चीज़ होती है कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, इसके अंदर 10-12 या इस तरह का नहीं होता है, इसके अंदर पता नहीं कितने लोग हो सकते हैं एक साथ कोलैबोरेटिव लर्निंग में। अच्छा, ऐसा हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, तो इसके अंदर इंडिविजुअल भी कोई अकाउंटेबल नहीं होता, आया समझ में, ना आपकी कोई सोशल स्किल बढ़ती है। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग ये है, ठीक है, जो कि आपके जो यहाँ था फेस टू फेस इंटरेक्शन और ये जो चीज़ें थी ये नहीं होता, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ग्रुप प्रोसेस। ये थोड़ा कोऑपरेटिव लर्निंग के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो लिमिट होता है आपका, ग्रुप होता है वो हेट्रोजीनस होता है ग्रुप, ठीक है। देखो इसके अंदर आपका अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका कोई कोलैबोरेटिव लर्निंग में कोई होमोजीनस ग्रुप बन जाए, है ना, कि उसके अंदर एक तरह के ही सारे बच्चों ने एक ग्रुप बना लिया था और एक तरह के ही सारे बच्चे आ गए, तो वो चीज़ हो सकती है। यहाँ हेट्रोजीनस होता है क्योंकि टीचर की देख रेख में होता है, ठीक है। स्पेसिफिक रोल होते हैं आपके। अब वहाँ जैसे आपने एक कमेंट डाला, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन डाला, अब जरूरी थोड़ी आपके उस पर आंसर आएगा ही आएगा, किसी को रोल थोड़ी दे रखा कोई आपका आंसर देगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क होती है, ठीक है। ये रूम मैनेजमेंट, टास्क मटेरियल और एक टाइम फ्रेम के अंदर होता है, जबकि कोलैबोरेटिव लर्निंग टाइम फ्रेम में नहीं होती, ठीक है। ये वाली चीज़ होती है। टीचर्स का क्या रोल होता है, प्रेजेंट करता है गोल को, इन्फॉर्मेशन देता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। टीम वर्क में उनको असिस्ट करता है और टेस्ट करता है उनको कि भैया उनको आया है या नहीं आया है, ठीक है। साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच है आपकी। रुक जाओ, अब हम थोड़ा सा पहले एक बार कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में और पढ़ लेते हैं। पहली बात तो किसी भी टाइम हो सकती है, टाइम के हिसाब से देखा जाए तो कोऑपरेटिव उसके अंदर तो टाइम चाहिए होगा, कोलैबोरेटिव में नहीं चाहिए, किसी भी टाइम हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है। जो कोलैबोरेटिव लर्निंग रहती है ये हमारी ओपन एंडेड रहती है, इसी वजह से इसको क्वालिटेटिव रखा जाता है, जबकि जो कोऑपरेटिव लर्निंग रहती है वो हमारी जनरली क्लोज एंडेड रहती है और उसको इसी वजह से आप कह सकते हैं कि वो क्वान्टिटेटिव होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है, कोलैबोरेटिव में क्वालिटी पे फोकस किया जाता है।
कोलैबोरेटिव में जनरली जो आपके स्टूडेंट होता है वो एम्पावर महसूस करता है, ठीक है, कि उसको वैल्यू मिल रही है, उसने कोई जवाब दिया तो उसको वैल्यू मिल रही है, और वो सारी चीज़ें होती है। और टीचर से नहीं, क्योंकि वहाँ टीचर तो कोई होता ही नहीं है, वहाँ और लोगों से जो वैल्यू मिल रही है उसको, तो उस तरह से वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ थी। एक थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच है, उसको देख लेते हैं, फिर आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। साइंटिफिक अप्रोच के अंदर हमारा ये जो एक्टिविटी है इसके बारे में बात की गई है। किन चीज़ों को आप एक्टिविटी नहीं कहोगे? जो ये मेमोराइजेशन होती है, लर्निंग होता है, रिपीटिशन होता है, कोपिंग होता है, चैंटिंग होता है, ये कोई भी साइंटिफिक अप्रोच के अंदर नहीं आता है, इसको एक्टिविटी नहीं कहोगे। एक्टिविटी हमारी इंटरेस्टिंग होती है, कुछ मीनिंग प्रोवाइड करेंगी, आपका अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, चैलेंजेस होंगे आपके सामने, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये प्ले भी हो सकता है, इसके अंदर कोई गेम भी हो सकता है, कोई मटेरियल होता है, एब्स्ट्रैक्ट या कोई कंसेप्ट या प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसके हो सकते हैं, जो कि प्रॉब्लम को सोल्व करना कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कोई इलस्ट्रेट करना किसी कंसेप्ट को, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है। द चाइल्ड एलोन, टीचर एंड सिंगल चाइल्ड, मतलब ये एक्टिविटी कैसे की जा सकती है? बच्चा अकेले भी कर सकता है, ग्रुप में भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एंड टीचर, बहुत सारे टीचर और ग्रुप में मिलके कर सकते हैं, तो उसको हमें एक्टिविटी कहेंगे। आया समझ में? तो बेसिक यही चीज़ थी, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। ये मेरे हिसाब से ये आपका जो यूनिट था ये कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। थोड़े से आप है ना नोट्स पढ़ लेना, नोट्स पढ़ के, क्योंकि एक्सप्लेन मैंने वो चीज़ें की हैं जो आपको शायद समझ में ना आए, वो चीज़ें बताई हैं मैंने, ठीक है। लगभग आपकी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए, धन्यवाद।